हाय, मेरा नाम है अंशुमान सिंह ठाकुर एंड वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। और मैं हूं श्रद्धा सिंह और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिनका फिल्म क्रेजी 4 से लेकर टॉप शो गुम है किसी के प्यार में तक का सफर रोलर कोस्टर रहा है। सो प्लीज वेलकम जयदीप सेन। जयदीप जी, वेलकम टू लाइट्स कैमरा मस्ती। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आपका बॉम्बे कब आना हुआ और क्या क्या सोच थी उसके पीछे? बॉम्बे तो मैं जब 2 साल का था तभी आ गया था। मेरी पैदाइश कलकत्ता में हुई थी, बट सिर्फ जिंदगी के पहले 2 साल वहां रहा जी। फिर 2 साल की उम्र में मुंबई आया। 7 साल की उम्र में मैं दिल्ली गया था अपने पेरेंट्स के साथ, 5 साल वहां रहा और 12 साल की उम्र में मैं वापस मुंबई आया हूँ एंड नाउ 56। तो 12 से लेके 56 आई एम वेरी मच इन मुंबई। You're a मुंबईकर। Yes, मुंबई। absolutely। एक ऐसा मुंबईकर जिसका फिलहाल एक मलाल है जो होपफुली इस साल तक वो खत्म हो जाएगा कि मुझे मराठी बोलनी नहीं आती। ओह। लेकिन इस साल का मेरा एक लक्ष्य है कि मैं मराठी बोलना सीखना चाहता हूँ। एक्चुअली हम सबको सीखनी चाहिए मराठी। Actually, it's very मैं तो important। बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। हाँ। तो आपका जो ड्रीम था इस फील्ड में आने का, वो किस एज में आपने सोचा? मेरा कोई ड्रीम था ही नहीं इस फील्ड में आने का। मुझे सिर्फ फिल्म्स देखने का बहुत शौक था। ओके। और जब मैं 20 साल का था या 21 साल का, तो मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर सुनील सैनी। वो उन दिनों एक प्रोडक्शन हाउस में अकाउंटेंट थे। आज वो खुद एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर है। दिस इज द ईयर 1990 और वो और मैं लोखंडवाला में एक वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ अक्सर मिलते थे। और जब उन्होंने देखा कि मुझे फिल्मों के बारे में इतना पता है एंड गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ गुड मेमोरी, तो काफ़ी कुछ चीज़ें याद भी रहती थी फिल्मों के बारे में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दैट यू आर सो फॉन्ड ऑफ फिल्म, व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। एंड एट 20 इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन। और मैंने कहा व्हाई नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और एक क्लैरिटी मुझ में हमेशा से थी जो कई बार 20 की उम्र में इतनी होती नहीं, और होती है तो ज़्यादातर हर यंगस्टर उस वक्त एक्टर बनना चाहता है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर मैं फिल्म्स देखने में इतना शौक रखता हूँ, एक दिन मैं खुद की फिल्म बनाना चाहूँगा। तो फ्रॉम द एज ऑफ 20 आई वॉज वेरी क्लियर मुझे डायरेक्टर ही बनना है, और तब से मैं बस उसी दिशा में चल रहा हूँ। तो जयदीप, हमें ये बताया कि आपको कब ये फील हुआ कि मैं रेडी हूँ टू मेक अ फिल्म, नाउ आई कैन डायरेक्ट इट? This was in 1998-99 जब मैंने मिस्टर सनी देओल की डेब्यू फिल्म दिल लगी, जिसमें उन्होंने एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया था, वो फिल्म जब मैंने उनके साथ कंप्लीट की थी, तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे टेक्निकली अब इतना नॉलेज आ गया है, मैं हासिल कर चुका हूँ कि अब मैं खुद की फिल्म बना सकता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है एक डायरेक्टर की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो सेट पर जाकर उस कहानी को विजुअली ट्रांसलेट करना, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास इतना नॉलेज हो कि उस सीन को आप कैसे शॉट्स में ब्रेक डाउन करें और एक कैमरा के जरिए आप कैसे उस कहानी को पर्दे पर लाएं। तो मुझे ऐसा लगा था 99 में कि अब मैं उतना जान गया हूँ कि फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ। I'm film ready। Yes। अच्छा, हमें ये बताइए कि क्रेजी 4 तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? जो क्रेजी 4 के प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स इंडियन सिनेमा हैज एवर हैड, मिस्टर राकेश रोशन। उनका और मेरा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। मैं कोई मिल गया में उनका एसोसिएट डायरेक्टर था, क्रिश में उनका एसोसिएट डायरेक्टर था। और कई लोग अपनी जिंदगी के कुछ सच छुपा जाते हैं, बट मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं व्यूअर के साथ अपना सच शेयर करूँ। यू नेवर नो, इससे किसी और को भी वो इंस्पिरेशन मिले। उन दिनों में, दिस इज 2004-05 व्हेन क्रिश बन रही थी, उन दिनों में शराब बहुत पीता था। और मुझे जब हम सिंगापुर का आउटडोर पर जा रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा था कि मुझे शराब से ब्रेक लेनी चाहिए। And when I reached Singapore, the first day when I reached Singapore,
राकेश जी की एक आदत है, वो अपने टीम के साथ शाम को बैठ के वी ऑल ड्रिंक टुगेदर. So I went into his room last and he realized for some time that I had not made a drink. तो उन्होंने मुझे पूछा तू पी नहीं रहा? मैंने कहा नहीं सर. बोले क्यों? तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अल्कोहल से थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए. And he was very impressed. He said कब तक तू नहीं पिएगा? I said वो मैंने सोचा नहीं है, बट जब तक हो सके मैं नहीं पीऊंगा. एंड ही हैड सेड अगर तू ये पूरे शेड्यूल में नहीं पिएगा ना तो मैं तुझे फिल्म दूंगा डायरेक्ट करने. वाह, मैंने कहा सर फिर तो कुछ भी हो बिल्कुल जाए, नहीं पीऊंगा. मैं किसी कीमत पर नहीं. मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगा. बट आई सैट विथ हिम ऑल द 60 days. ही एंड हिज अदर टीम मेंबर्स, हम लोग सब बैठते थे, बट मैंने शराब नहीं पी. एंड हैट्स ऑफ टू राकेश जी कि मतलब जो बात उन्होंने कही थी उन्होंने वो बात पूरी की. एंड इन क्रिश 2006 में रिलीज, 2005 में रिलीज हुई थी, एंड 2006 he fulfilled his word and he gave me my debut film to direct Crazy 4. Crazy 4. Wow. Okay. So this is how Crazy 4 happened, and I will always hold him in highest respect because जो अपनी जबान को पूरी करता है, that is a man of character, True. which Mr. Roshan proved. और एक कहानी का आइडिया उनके पास हमेशा से ही था. उनको शायद इस कहानी के बारे में मिस्टर रॉबिन भट्ट ने कही थी और कहानी राकेश जी को अच्छी लगी थी क्योंकि जो ब्लूप्रिंट है क्रेजी 4 का वो एक क्विंटेसेंशियल राकेश रोशन ब्लूप्रिंट है, जीरो टू हीरो, हाउ अंडरडॉग्स फाइनली रीच अ पॉइंट ऑफ विक्ट्री. तो क्रेजी 4 भी ऐसी 4 अंडरडॉग्स की कहानी थी और वो कैसे एक पूरी जर्नी से गुजरते हुए हाउ दे बिकम वेरी अनलाइकली हीरोज. तो कहानी उनके पास थी और जैसे उन्होंने कहा था कि वो मुझे फिल्म देंगे, उन्होंने मुझे दी और उसी तरह क्रेजी 4 का जन्म हुआ. Nice. Wow, that's very inspirational, yeah. It's very Which is why I said कि मतलब people would like to hide their drawbacks कि हाँ एक जमाने में बहुत अल्कोहल पीता था, बट अगर अल्कोहल छोड़ने से there is such a bright light at the end of the tunnel. मतलब शायद मेरी बात सुन के इस वक्त जो अल्कोहल से जूझ रहा है और उसकी गिरफ्त से बाहर नहीं आ पा रहा, शायद इस इंसिडेंट को सुनकर वो हिम्मत जुटा पाए और निकला है उसमें से. Yes. So जयदीप, आपकी पहली फिल्म क्रेजी 4 एंड आपके पास एक्टर्स थे शाहरुख और ऋतिक जैसे लोग, मतलब सुपरस्टार्स, दे वर डूइंग द आइटम सॉन्ग्स फॉर यू. तो व्हाट वाज द फीलिंग, कुछ फीलिंग और उसके किस्से कुछ बताओ ना. आई मीन it was a mental health film but it was funny, so थोड़ा elaborate, just tell us. See, जहाँ तक द ह्यूमर पार्ट ऑफ क्रेजी 4 इज कंसर्न, वो हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि ये जो 4 कैरेक्टर्स है, चारों में ह्यूमरस ट्रेट है. ओरिजिनल कहानी में भी वैसे ही थी. तो हमने कहा था कि इस सब्जेक्ट को हम ह्यूमर के साथ ही ट्रीट करेंगे. इसलिए मतलब इट वाजंट समथिंग दैट वाज एन आफ्टर थॉट. इट वाज शुरू से ये था कि ये फिल्म एक ह्यूमरस जोन में ही रहेगी. इसलिए इसके स्क्रीन प्ले को डेवलप करने के लिए हमने अश्विनी धीर को एंगेज किया, जो उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर शो ऑफिस लिखा था, जो एक कमाल का सैटायर था. तो वी फेल्ट ही वुड बी द राइट राइटर टू राइट समथिंग व्हिच इज सेंसिटिव बट ह्यूमर के साथ. तो इसलिए अश्विनी धीर ने उसका स्क्रीन प्ले लिखा, उसके डायलॉग्स लिखे. तो ह्यूमर वाज ऑलवेज गोइंग टू बी द कॉलिंग कार्ड ऑफ द फिल्म. It was going to be a humorous film which is talking about 4 people जिनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है और कहाँ थ्रू द फिल्म कुछ हद तक वो उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाते हैं और सोसाइटी के लिए कुछ बहुत प्रीची वे में नहीं, कुछ मैसेजेस छोड़ जाते हैं. बट ह्यूमर फिल्म में होने वाला था. दैट वाज फ्रॉम द वर्ड गो. वी न्यू दैट वी वर मेकिंग अ लाइट फिल्म. ओके, दैट्स ग्रेट. और जहाँ तक ये 2 सुपरस्टार्स की बात है, तो ऐसा था कि एक सिटिंग के लिए राकेश जी, अश्विनी, मेरा एक कलीग जो डायरेक्शन टीम में है सचिन शर्मा और मैं, हम लोग गए थे ड्यूक्स खंडाला. और वहाँ आफ्टर लंच ब्रेक जब हम राकेश जी के कमरे में असेंबल हुए तो कहानी उस पॉइंट तक पहुंची थी जहाँ पर ये गाना आ रहा था. तो मेरे दिमाग में ऐसा एक थॉट आया, बट
obviously I didn't feel confident to ask Rakesh ji or share that thought with Rakesh ji. तो सचिन जो मेरे ऑपोजिट बैठा हुआ था अक्रॉस द टेबल, मैंने उसको, उन दिनों ब्लैकबेरीज हुआ करते थे, हाँ, तो मैंने उसे मैसेज किया फ्रॉम माय फोन टू हिज, और मैंने कहा व्हाट इफ ऋतिक डज दिस सॉन्ग. You know, it was a thought that just came, and he got excited, and he said, "Share it with boss." And Rakesh ji noticed कि हम दोनों के बीच में कुछ communication exchange हो रहा है, and he's a very sharp person. तो he asked कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैंने कहा नहीं सर, कुछ नहीं. मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मतलब उनसे ये पूछूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उनको ऐसा लगे that I'm taking undue advantage of the fact that Hrithik is his son. Yeah, true. तो मैंने कहा नहीं सर, तो इसे नहीं बता. तो मैंने कहा देखिए सर, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, एक ऐसा ही थॉट आया था दिमाग में विच आई चोज टू शेयर विद सचिन. हाँ बता तो कि बहुत हेजिटेटिंगली कि सर मैं ऐसे ही उसे पूछ रहा था कि व्हाट इज ऋतिक डज दिस सॉन्ग, एंड इट वाज सो अनकैनी. राकेश जी सर मैं एग्जैक्टली वही सोच रहा था, एंड आई वाज लाइक वाओ. एंड दैट डे आई रियलाइज कि अगर दिल में कुछ बात आए उसे करेक्टली शेयर कर दो. ये मलाल नहीं हो कि यार काश मैंने बोला होता, बिकॉज आई वाज सो टेकन अबैक कि राकेश जी ने कहा मैं भी वही सोच रहा था. एंड देन वहां से फिर उन्होंने ऋतिक से बात की होगी, एंड ऋतिक वुड हैव सेड डेफिनेटली आई डू इट. तो थ्रू आउट ये था कि ऋतिक ही वो गाना करने वाला है. बट अनफॉर्चुनेटली जब हम उस कगार पर पहुंचे, जब अब इस गाने को पिक्चराइज करना था, ऋतिक हैड डेवलप्ड सम काइंड ऑफ पेन इन हिज नीज, एंड दैट वाज ट्रबलिंग हिम अ लॉट. इसलिए वो बार बार शूटिंग को थोड़ा पुश बैक कर रहा था. बट फिर ऐसा एक मोड़ आ गया जब फिल्म रिलीज पर आ रही थी, बट ऋतिक वाज नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट सॉन्ग. तब मेरे ख्याल से राकेश जी और ऋतिक ने मिलकर शाहरुख से रिक्वेस्ट की कि I want to do the song, I can't do the song, so can you please do it on my behalf. और क्योंकि शाहरुख सर का इतना लंबा एसोसिएशन रहा है राकेश जी और ऋतिक के साथ, किंग अंकल, करण अर्जुन, कोयला, तो I think he immediately agreed, and I was blessed because I'm a huge Shahrukh Khan fan. You got King Khan. It is unbelievable कि मतलब I think on the day of the shoot also I was pinching myself that is this real? मतलब for a debutant director, a superstar of his caliber, his stature, doing a gesture, it is unbelievable. Yeah. तो हमने गाना यशराज में शूट किया था, and the day of the shoot we were all waiting for that moment when he walked into the set, and when he came, and oh my God, it was a different atmosphere. He brings something else with him, an aura that he carries. But beyond this, I have to say, see, I've realized one thing. To become Rakesh Roshan, to become Shah Rukh Khan, to become Hrithik Roshan, to achieve that kind of a pedestal in life, the first quality that you need to have is you have to be a very nice human being. Yeah, that's true. That's That very is true. the X factor. तो जब फाइनली मतलब मुझे याद है जब वो फ्लोर पे एंटर हुए, एंड ही वाज लाइक लुकिंग that superstar, मैं डिस्टेंस पे खड़ा था ना, I was hypnotized seeing him just walk with राकेश जी. और फिर जब राकेश जी ने शाहरुख सर को मुझसे इंट्रोड्यूस कराया, what he said is something means, what do I say, he put his hand forward and he said, thanks for having me in your film. I was like, Wow. what? And Really? that is the moment I realized why Shah Rukh Khan. See the humility. He is doing me a favor. He is doing a gesture, and he has the humility to say, thanks for having me in your film. And the next 4 days, shooting with him was matlab bliss. Hardly any visitors on set. एंड एक आदमी जो एक जेस्चर कर रहा है किसी के लिए, 40-40 मिनट उन्होंने रिहर्स किया एक स्टेप को एट टाइम्स, एंड इन 4 डेज आपको पता नहीं चला कि इतना बड़ा सुपरस्टार आपके आसपास है, और एक गाना करके लाइक a breeze he went. And then it's something we should all learn. After those 4 days, जब उनसे मतलब
PR टीम ने, मार्केटिंग टीम ने कहा एक सर साउंड बाइट अगर आप दे सके. And then when he was asked specifically to comment about me that he's in awe of you, so what do you have to say about him? He said, see, he comes across as a humble boy in the 4 days that I saw him. And I'd like to believe that if Rakesh ji has given a break, then he's a talented boy. And then what he said has stayed back with me and it will stay with me forever. Humility in nature and arrogance in work is the recipe to success. Success, correct. And I was like, wow, what a line, what a thought. That जो भी arrogance है वो काम में काम में दिखाओ ना. But as a person, be a humble person. Yeah. And he's a living example of it. Which is why only a person who's so humble can say, thanks for having me in your film, when actually he is doing the gesture to you, he is doing a favor to you, but एक बड़ा आदमी कभी इस चीज को जताता नहीं. That's true. और वो शाहरुख खान का बड़प्पन है, इसीलिए मतलब वो है शाहरुख खान है. True. Yes, King Khan. अच्छा, क्रेजी 4 मूवी इतने अच्छे टॉपिक पे बनी थी, मेंटल हेल्थ, और लेकिन उसको जो बॉक्स ऑफिस पे उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला. तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा क्या तोड़ता है, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स या फिर ये जो बॉक्स ऑफिस फेलियर होता है अच्छी मूवीज का? सिर्फ बॉक्स ऑफिस मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता. अगर आपकी फिल्म चलती है तो हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा, मोर ऑफन देन नॉट. और अगर आपकी फिल्म नहीं चलती है तो द चांसेस ऑफ पीपल वांट टू वर्क विद यू विल रिड्यूस. ठीक है, सिनेमा इज मेड फॉर पब्लिक कंजम्पशन. वी मेक फिल्म्स, थिएटर्स में से रिलीज करते हैं ताकि ऑडियंस उसको एक्सेप्ट करे. दैट इज द फाइनल बैरोमीटर, फाइनल यार्डस्टिक. तो बॉक्स ऑफिस नॉन परफॉर्मेंस ही एक्सेप्ट करती है, सब कुछ डिसाइड करती है. और हर इंसान यहाँ पर जो आया है, अब तो खैर OTT का भी एक वर्टिकल आ गया, बट व्हेन इट कम्स टू थिएट्रिकल, एवरीबॉडीज फेट उस फ्राइडे पर डिपेंड होता है. आई वुड से मंडे पर, नॉट इवन फ्राइडे पर, क्योंकि क्रेजी 4 ने भी अच्छा स्टार्ट लिया था. ओके. The Friday was very good. Saturday was good. Sunday was also good. Monday onwards, the collections बहुत कम हो गए. तो actually, I think the deciding factor किसी भी फिल्म के लिए उसका first Monday होता है. अगर Monday फिल्म ने hold on कर लिया, तो then it's a hit film. क्योंकि कई फिल्में होती है Friday, Saturday, Sunday बहुत अच्छा स्टार्ट लेने के बाद भी Monday को बैठ जाती है, which means the film has not held on. And unfortunately, Crazy 4 के साथ भी ये हुआ. Means for whatever reasons each one would have, means the film beyond Monday didn't work. तो definitely उससे तो बहुत फर्क पड़ा फिल्म का नहीं चलना. And unfortunately उसी साल the so-called recession came in and it affected the entertainment business very badly. So yes, मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस ही पैरामाउंट है, वही सब कुछ डिसाइड करता है, मोर ऑफन देन नॉट. सम पीपल हैव गॉट लकी आल्सो, उनकी फिल्में नहीं चली है, बट जैसे कहते हैं ना, दुनिया में सिकंदर कोई नहीं होता, बस वक्त सिकंदर होता है. कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्में नहीं चली है, पहली फिल्म नहीं चली, बट फिर भी सम एक्स फैक्टर उनके फेवर में गया है, जिसकी वजह से भी बाद में द करियर्स हैव टेकन ऑफ एंड रीच ग्रेट हाइट्स. तो इट्स अ पर्सन टू पर्सन केस, बट यस, द डिसाइडिंग फैक्टर for films is box office. Box office on Monday. Yes. Because rightly said, yeah, because 3 दिन तो लगेगा ना audience को भी to register the film, to watch the film, and then review it. So that's a very good statement. Monday is a deciding day. तो जयदीप, आपको कभी sideline feel हुआ क्या? बिल्कुल वो लगेगा ही, because it comes with failure. But like they say, it comes with the territory. तो you got to take it in the stride, because जैसे मैंने कहा कि सब कुछ डिपेंड करता है आपकी फिल्म चली है या नहीं चली. अगर ये कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलाम, तो उसकी कोई वजह है. तो हम इसको जानते हैं, वी वर अवेयर कि इस इंडस्ट्री, मतलब लाइफ, वाई इंडस्ट्री, मतलब लाइफ ऑलवेज इज चेजिंग सक्सेस, दे आर परस्यूइंग सक्सेसफुल पीपल. तो अगर आपकी फिल्म नहीं चली है तो वन शुड गेट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड गियर्ड अप कि हाँ, ये फेज से मैं गुजरूंगा. बट लाइक आई सेड, इट्स अ फेज, इट्स अ साइकिल. मीन्स जो ऊपर जाता है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा. इट्स लाइक अ,
तो जस्ट टेक इट इन अ स्ट्राइड, बी पॉजिटिव थ्रू दैट. बिटनेस रहे तो अपनों के बीच में उसको सिर्फ शेयर करो, उसको बाहर मत जाने दो. सो एंड डोंट लेट द दैट वैक्यूम ईट यू अप, जस्ट कम आउट ऑफ इट. बिकॉज वो कहावत है ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, उस तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. सो यू जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड. टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू. एंड what I do is I see interviews of a lot of achievers through this phase, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा जावेद अख्तर साहब का, तो उन्होंने कहा मेरे बुरे से बुरे वक्त में मुझे कभी ये डाउट ही नहीं हुआ कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होऊंगा. आई न्यू इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इतना टैलेंट अनरिवॉर्डेड जा ही नहीं सकता. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. तो सिमिलरली आई रियलाइज दैट ठीक है, उनको उनके 20s में सक्सेस मिल गई तो मुझे लेट 50s में मिल जाएगी. बट कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे उतना काम नहीं आता जितना दूसरे फिल्म मेकर्स को आता है जो इतने टैलेंट, जो इतने सक्सेसफुल है. मुझे भी उतना ही काम आता है. तो आई एम जस्ट वेटिंग कि वो व्हेन द wheel of time will turn in your favor, automatically everything will start falling into place. And like Akshay Kumar has said in an interview, believe in yourself. Believe that you know that you have what it takes to be successful. Manifest it. The power of manifestation is great. अब आपका शो गुम है किसी के प्यार में सुपर हिट है, तो मतलब फिल्म से टीवी का ये सफर, आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों मीडियम में? देखिए, एक जो मेन फर्क है कि टेलीविजन is basically about family dramas. That is the genre that works in television. वही टेलीविजन की जो ऑडियंस है देखना चाहती है. तो आपको ज़्यादा जॉनर्स के साथ खेलने को नहीं मिलेगा. तो ये आपको अपने आप को ट्यून करके टेलीविजन में आना पड़ता है, या करते करते आपको अपने आप को ट्यून कर लेना पड़ता है. और उसके अलावा मुझे बहुत फ़र्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं टेलीविजन वहीं तक करता हूँ इन सेटिंग अप अ शो जब शो को क्वेश्चन मिलता है एक किस्म के क्वालिटी का. क्योंकि जब वो शुरू होता है और जब तक उसका टेलीकास्ट डेट नहीं आता है, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 महीने का मार्जिन होता है. तो आपको उसे क्वालिटी को ध्यान में रखकर शूट करने का वो मौका मिलता है. तो मैं वही प्रिफर करता हूँ. मुझे बुलाया भी तभी जाता है जब वो क्वेश्चन होता है बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ एंड द टेलीकास्ट डेट. और एक बार शो जब टेलीकास्ट डेट के नज़दीक पहुंचता है तो देन द एंटायर पर्सपेक्टिव चेंजेस. फिर द मेन फोकस इज एक्स नंबर ऑफ मिनट्स पर डे. दैट इज नॉट माई कोर स्ट्रेंथ. कमिंग फ्रॉम अ फिल्म सेंसिबिलिटी, माई स्ट्रेंथ एट लाइफ इज द माउंटिंग ऑफ अ शो of any kind of content. तो मैं बस वहीं तक टेलीविजन करता हूँ, और उसके बाद between the production house and I, we mutually and very gracefully part ways. So for me television has been comfortable क्योंकि मैं बस वहीं तक करता हूँ, उस सीमा को मैं क्रॉस ही नहीं करता. But I mean, coming from film and jumping to television, do you think between film and television, कहीं television में quality और creativity compromise होती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि obviously the reality is कि जब the main focus will be footage, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत compromise आएगा ही. बट क्योंकि वो मेरा कोर स्ट्रेंथ नहीं है कि आज हमको इतने मिनट का फुटेज चाहिए जो आपको देना पड़ेगा, मैं उस टेरिटरी में जाता ही नहीं. हमें इस वक्त शो को अच्छी तरह माउंट करना है, क्योंकि फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स ऑडियंस को ग्रास्प करती है. विजुअली भी अगर शो आपका एक अलग लगे तो ऑडियंस को लगता है ये हम कुछ अलग देख रहे हैं. तो मैं उतना ही शूट करता हूँ टेलीविजन जहाँ तक उसका एक स्कोप है, जहाँ पर वो थोड़ा बहुत एक प्रेशर आता है ऑफ डिलीवरिंग एक्स नंबर ऑफ मिनट्स एवरी शूटिंग डे. दैट इज वेयर between the producers and I, we gracefully part ways and somebody else takes over the show. तो मैं, आप कह सकते हो रिले रेस का सिर्फ पहला लेग मैं भागता हूँ, नेक्स्ट लेग से बेटन कोई और ले लेता है. तो वो पहले लेग में जब आपको टीम को एक करेक्ट स्टार्ट देना है, तब उतना मतलब द प्रेशर इज टू रन वेल, नॉट कंप्लीट द रेस, राइट. सो आई जस्ट रन द फर्स्ट लेग और बेटन को हैंड ओवर कर देता हूँ.
do a good takeoff and Yes, then बस क्रेजी 4 फिल्म रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई, क्या आप लो फेज में गए उसके बाद? झूठ बोलने का बड़ा मन कर रहा है कि नहीं गया, बट सच तो ये बिल्कुल गया। और मेरे ख्याल से किसी भी किस्म की असफलता, नाकामयाबी के बाद इंसान का लो फेज में जाना बहुत ही नेचुरल है, तो डेफिनेटली मैं गया। और बट उस लो फेज से गुजरते हुए ये सीखा और ये यकीन मुझे खुद में था कि मैं काम जानता। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये मेरा अटल अटूट विश्वास है कि दुनिया में सिकंदर कोई नहीं होता, बस वक्त सिकंदर होता है। तो अगर आप जो बनने आए थे और उतना काम आप सीख चुके हो कि वो बनने की आप क्षमता रखते हो, देन इनिशियल फेलियर अगर हो भी, बट वो अपने में भरोसा होना चाहिए और सबसे ज़्यादा ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए कि वो आपके साथ सही करेगा। इतना टैलेंट, इतने सालों की तपस्या विल नॉट गो अनहर्ड, तो कहीं ना कहीं इट विल फाइंड इट्स मैनिफेस्टेशन। तो बस होल्ड ऑन, टेनासिटी, एंड प्लीज हैव अ स्टमक फॉर ह्यूमिलिएशन, हैव अ लार्ज एपेटाइट फॉर ह्यूमिलिएशन, बिकॉज फेलियर विल बी ह्यूमिलिएटिंग। People will take you for granted, people will disrespect you, but it all comes with a curriculum. तो just और उसको मतलब पी जाओ, उस विश को पी जाओ, ह्यूमिलिएशन को पी जाओ, बट डोंट ब्रेक। अपने उस संकल्प को बहुत मजबूत रखो, कुछ भी हो जाए कि मतलब। और वो बाकी वो देखिए, हर मुहावरा जो बनता है उसके पीछे एक वजह होती है कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाए, वो साजिश करेगी। The heavens have to see how unbreakable you are, कि यार हर तरह से मतलब हम ही वजह क्रिएट कर रहे हैं तो तोड़ने की, शायद इसका सही वक्त अभी नहीं आया, बट ये टूट ही नहीं है। तो फाइनली मतलब जो अटूट है ना, वो पर्वत बन के रहेगा। जस्ट हैंग इन देयर, मतलब डोंट ब्रेक। दुनिया आपको, बिकॉज फाइनली मीन्स लेट द वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू, बट यू बी विद योरसेल्फ। सबसे पहले जो हमें तोड़ता है वो हम खुद ही तोड़ते हैं। very true, very well said. उसको मजबूत रखो कि सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हो जाऊँ, बट मैं नहीं टूटूंगा और आपको वो कामयाबी मिलती है। तो बस मैंने भी मतलब लो फेज में गया, लेकिन उसमें अपने आप को टूटने नहीं दिया। और एक और बात मैं कहूँगा कि हाँ, उस लो फेज में वो एक बहुत खतरनाक फेज आया था। डोंट डिपेंड ऑन सब्सटेंस कंजम्पशन ड्यूरिंग दैट फेज, दैट बिकम वेरी डेंजरस। मीन आई वाज लकी कि मैं उस चीज़ में से निकल आया, कई लोग उसमें से नहीं निकल पाए। सो सब्सटेंस डिपेंडेंस ड्यूरिंग अ बैड फेज इन योर लाइफ इज वेरी वेरी डेंजरस। जहाँ तक हो सके इट शुड बी अवॉइडेड। Try and cling on to your immediate family. See, family is the most underrated relationship. Friendship is the most overrated relationship. True, very true. याद रखिएगा, आपके मुश्किल वक्त में it is only your family more often than not who will be with you. People whom you are at times considering your friends, they are not your friends, they are classmates. जब आपके बार्स खाली होना शुरू हो जाएंगे ना, वो सब गायब हो जाएंगे। ये तो संजीव कुमार साहब ने महसूस किया। एक ज़माना था उनके घर में हर रात पार्टीज होती थी, और उनके जो साथ वाले होते थे जो उनकी विस्की पीते थे, उनका खाना खाते थे, कहते थे कि हरी भाई आपको देखे बगैर तो हमारे गले से खाना नहीं उतरता। एंड देन व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट हार्ट अटैक, एंड देन डॉक्टर्स ने उनको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने को कहा। द विस्की वेंट आउट ऑफ द विंडो, ऑल द नॉन वेज वेंट आउट ऑफ द विंडो। वही संजीव कुमार साहब अपने लिविंग रूम में सिर्फ उनके मेकअप आर्टिस्ट सरोज मोदी और सिर्फ उनके मैनेजर जमुना दास जी बैठे होते थे, और हरी भाई सूप पीते हुए पूछते थे, आंखों में आंसू उठते थे कि जमुना दास जी कहाँ गए वो लोग जिनके गले से खाना नहीं उतरता था मुझे देखे बगैर। वो लोग आपके लिए नहीं आते थे, वो लोग उस फ्री के ब्लैक लेबल के लिए आते थे, वो लोग उस फ्री के
कबाब्स के लिए आती थी, सो बी वेरी केयरफुल। हम कई बार हमारी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं इन क्लासमेट्स के चक्कर में, फेयर वेदर फ्रेंड्स के चक्कर में। लेकिन ये सच है, आपके बुरे फेज में इट इज़ मोर ऑफन देन नॉट ओनली योर इमीडिएट फैमिली वो विल बी वो आपका साथ नहीं छोड़ती। जयदीप जी, ये बताइए, जैसे एक आम इंसान है और उसकी भी इच्छा है कि वो एक डायरेक्टर बने, न्यू कमर्स बहुत सारे लोग आते हैं छोटे छोटे शहरों से, तो वो क्या करें, वो इंडस्ट्री में कैसे एंट्री लें, टीवी हो या फिल्म हो? देखिए, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट अब तो फिर भी काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मैंने जब आज से 35 साल पहले शुरुआत की थी, तब तो एक ही माध्यम था, वो था फ़ोन और पब्लिक टेलीफोन ज़्यादा करके। और आपको कहीं ना कहीं से नंबर सोर्स करके जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, somehow you have to try and reach out। कई बार आप अगर खुशकिस्मत होते थे तो वहाँ से रिस्पॉन्स आता था। देखिए, बात रिस्पॉन्स की है, कोशिश वही है। अब उल्टा ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप मेल के ज़रिए किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए कर सकते हैं। तो आपको बस उनको कांटेक्ट करना है, कोशिश करते रहना है। बट वही मैंने कहा कि हमारे हाथ में हमारे एफर्ट्स हैं, वो फल तब मिलता है जब सामने वाले में वो कंपैशन हो कि जिसने मुझे रीच आउट किया है, भाई वो मुझे इज्जत दे रहा है ना, ये कहकर कि मैं तुम्हारे साथ आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ, वो तो मुझे इज्जत दे रहा है। तो रिस्पॉन्ड कीजिए, मौका दीजिए, मिलिए उसे। जैसे अब परहैप्स क्योंकि मैं उस किस्म का इंसान हूँ, मुझे भी तो कई एडीज के मैसेजेस आते हैं कि सर हम सो एंड सो, हम आपके साथ काम करना है। मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर मेरे पास उसके लिए कोई ओपनिंग है तो मैं इमीडिएटली उसे मिलता हूँ। अगर नहीं है तो मैं उसे कहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए कोई ओपनिंग नहीं है, बट आई विल सेव योर नंबर एंड इफ देयर इज समथिंग आई विल गेट बैक टू यू। एंड जब मौका आया, जब मुझे जरूरत पड़ी, आई हैव गॉटन बैक। तो बेसिकली इट इज, आप अपनी कोशिश करते रहो और ये प्रार्थना करो कि आपका मैसेज किसी ऐसे संवेदनशील फिल्म मेकर तक पहुंचे जो आपको रिस्पॉन्ड करे। और फिल्म मेकर को तो सेंसिटिव होना ही चाहिए। आप अच्छे फिल्म मेकर कैसे बनोगे अगर आप सेंसिटिव इंसान ही नहीं हो? तो ये तो एक बेसिक कर्टसी है कि एनीबडी एंड एवरीबडी हु रीचेस आउट टू यू, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो वेरी सक्सेसफुल पीपल दे हैव अ टीम, उनको उस बात की सैलरीज दी जाती है टू रेस्पॉन्ड टू पीपल हु आर रीचिंग आउट टू मी, अनलेस दे रीचिंग आउट टू माय नंबर डायरेक्टली। बट उसमें भी अ लॉट ऑफ पीपल हैव अपॉइंटेड सर्टेन पीपल टू लुक इनटू दिस। तो किसी को रेस्पॉन्ड करने में क्या जाता है? जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं किसी को रीच आउट कर रहा हूँ किसी कहानी के लिए, सुनाने के लिए, how do you know that you are not missing out on Zanjeer? How do you know you're not missing out on Diwar? Why aren't you hearing the person? एक बार उसकी कहानी सुन तो लो, you might have a very good story. Similarly, कोई अच्छा अगर कोई असिस्ट करना चाहता है, ज्यादातर लोग तो वहीं क्लैपर बॉय से करते करते ही तो डायरेक्टर्स बनते हैं। अच्छे डायरेक्टर्स वहीं से ही शुरुआत करते हैं कि आप यू हैव टू स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द लैडर। महेश भट्ट साहब जब वो राज खोसला जी के पास गए थे उनसे फिल्म मेकिंग सीखने के लिए, तो राज खोसला जी ने पूछा था भट्ट साहब से कि व्हाट डू यू नो अबाउट फिल्म मेकिंग, एंड भट्ट साहब इट सेड 0 एंड राज खोसला जी सेड दैट इज द बेस्ट नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम, प्लीज जॉइन मी राइट नाउ और फ्रॉम टुमारो। तो कोई भी न्यू कमर रीच आउट करता है, प्लीज रेस्पॉन्ड टू देम, दे माइट गो ऑन टू बिकम सम ऑफ द बेस्ट वॉइसेस इन फिल्म मेकिंग ऑफ द फ्यूचर। तो हमेशा रेस्पॉन्ड एंड दैट इज द ओनली वे ऑफ फाइनली ब्रेकिंग थ्रू। मतलब कोई भी जैसे न्यू कमर्स आते हैं तो उनको बेसिक टेक्निकल एजुकेशन की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, या वो उनके लिए बेटर होगा? देखिए, अब तो फिर भी मतलब देयर आर इंस्टीट्यूट्स एंड जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके फीस अफोर्ड कर सकते हैं, व्हाई नॉट। बट अदर देन दैट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। मतलब मैं भी जब आया था, आई डिडंट नो एनीथिंग, आई लर्नड ऑन सेट।
तो इट इज ईच टू हिज ओन। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आप कोई इंस्टीट्यूट में नहीं जाइए, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं और आप वो बेसिक एक ग्रामर सीख के आ सकते हैं, व्हाई नॉट। उसके बाद प्रोसेस यही है, प्रोसेस इज द सेम। हाँ डेफिनेटली, अगर आपके एक बेसिक नॉलेज है तो एट टाइम्स द चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाओगे ओवर अनदर ऑप्शन कुड बी हायर, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। नाउ हर एक को मतलब अपना रास्ता चुनना पड़ता है। इट ऑल्सो लाइक आई सेड डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग नॉट एवरीबडी, हर न्यू कमर जो डायरेक्टर बनना चाहता है उसकी फैमिली शायद उन इंस्टीट्यूशंस की फीस नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वन कैन ऑलवेज लर्न ऑन द जॉब। Why not? I have learned on the job. So many directors. I learned on job. I being from a directors have learned from the job. ये सारे इंस्टीट्यूशंस अभी आए हैं, पहले तो एक FTII हुआ करता था, उसमें भी बहुत सिलेक्टेड होता था एडमिशन, प्लस यू हैड टू बी अ ग्रेजुएट, नॉट नेसेसरली दैट एवरीबॉडी इज अ ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ ग्रेजुएट। तो फिर आपके पास एक ही तरीका था कि लर्न ऑन द जॉब, तो आपका पैशन ही आपका नेविगेटर बन जाता है। और मैंने कहा ना, कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, फाइनली वो दीवार टूटेगी ही, बिकॉज ही अप देयर इज सीइंग कि ये परसिस्टेंट है, ये नहीं लौटने वाला। तो अगर आपका है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो फाइनली कोई दरवाजा खुलेगा। बट लाइक आई से, एक चीज हम भी कई बार लैक करते हैं, डू वी रियली हैव इट इन अस? ये भी थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, मतलब क्लेम करते हो लोग राइटर्स है राइट, बट जब आप उनका कंटेंट पढ़ते हो, बाप रे बाप, आपको रियलाइज हो जाता है कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि उनमें वो टैलेंट नहीं है जो उन्हें लगता है उनमें। वो रियलिटी चेक होना भी बहुत जरूरी है। जैसे सलीम साहब ने बहुत कमाल की बात कही थी। सलीम साहब को मैं अपना हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी, नोबिलिटी, विजडम एंड नॉलेज मानता हूँ। उनके साथ मेरा एक बहुत गहरा और एक बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि सपने देखो लेकिन सच्चाई की हद में। वो सपने भी मत देखना शुरू कर दो जो शायद आपकी पहुंच से बाहर हो, तो शायद कभी पूरे होने ही नहीं वाले थे और आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा सब। तो एक you need to find that balance, you need to know कि do I have it in me, and then अगर है तो then just keep कोशिश करते रहो, वो होगा ही, वो दरवाजा खुलेगा, वो दीवार टूटेगी। तो जयदीप, टुवर्ड्स द एंड आप कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ जो आपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने यू गेन दैट एक्सपीरियंस, शेयर इट। तो अपने एक्सपीरियंस के जरिए जो मेरा अटूट विश्वास है वो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो एक कपलेट है कि उम्रें लगी सपने टूटे लेकिन हिम्मत नहीं। कुछ भी हो जाए अपनी हिम्मत को मत टूटने देना, और अगर आप ऐसा करोगे तो देखना आपकी हिम्मत आपके रुकावट की हर दीवार को तोड़ देगी। तो बस उस हिम्मत को कायम रखना, अपने अंदर के विश्वास को कायम रखना, सफलता तुम्हारी होगी। सुपर, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू सो मच जयदीप जी हमारे शो पर आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतने वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।